हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बाकी बहुत से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग यूनिट 1 ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से कुछ टॉपिक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के भी मैच करते हैं। सो हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, जिसके अंदर उसके टाइप्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्लूड होता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब कुछ नंबर ऑफ पीपल मिलकर एक जगह काम करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी आप कंपनी बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहाँ पे एक सिंगल पर्सन वर्क नहीं करता, नंबर ऑफ पर्सन वर्क करते हैं एक सिंगल गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं, 30 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई फिगर तो होगा, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होगा कि कौन किसे रिपोर्ट करता है, कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कौन हायर लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है। सो जो इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है वही हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Organization structure is a formal system of task and authority relationship that controls how people coordinate their actions and use resources to achieve the goal of organization। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसे क्या टास्क परफॉर्म करना है, जो इस चीज़ को डिफाइन करता है वही हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि हम एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ किस लेवल पे रहेंगे, हर लेवल पे उनके क्या काम होंगे, ये उन्हें डिफाइन कर देते हैं, और किसके पास कितनी पावर और कितने डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये डिफाइन करना ही हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं? ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो एम्प्लॉयज़ को कि किसको क्या काम करना है, वो किस लेवल पे है, किनको उन्हें रिपोर्ट करना है, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसे क्लियरली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। Organization design or structure is the process by which managers select and manage elements of structure so that the organization can control the activities necessary to achieve its goal। यानी कि गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो सिंपल वर्ड्स में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो ये डिफाइन करता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस लेवल पे है, उन्हें क्या काम परफॉर्म करना है और किसको रिपोर्ट करना है, वो हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की? कि हम अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत क्लियर, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा? जो भी कंटीजेंसीज होंगी फ्यूचर में, अगर कोई प्रॉब्लम आती हैं, यानी कि हमें नहीं पता, कंटीजेंसीज क्या होती हैं? जो अभी हमें पता नहीं है, फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें हो गई अनसर्टेनिटी की वजह से, कोई भी कंटीजेंसी, प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन कंटीजेंसीज को, उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर सकता है एंड ओवरकम कर सकता है। गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ऑर्गेनाइजेशन एक तो होती नहीं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर आप चाहते हो कि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हों, सबसे ज़्यादा मार्केट बेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो अच्छा परफॉर्म कब करेगी? जब उसका एक साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, जिससे उन्हें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी कि ये हमारे कंपिटिटर से बेटर हैं, बिकॉज इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क करती है, कस्टमर को टाइमली सर्व करती है। वो कैसे कर सकते हैं? एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ। मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग लैंग्वेज डाइवर्सिटी से लोग आए हुए हैं, वो काम करते हैं, चाहे आपके कस्टमर डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का है जो उस डाइवर्सिटी के अंदर भी हार्मोनी और यूनिटी क्रिएट कर सकता है, देन आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इट मीन्स आप डाइवर्सिटी को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग रीजन से लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है। तो हमें क्या क्रिएट करना होता है? उनके बीच में एक हार्मोनी क्रिएट करनी होती है, एकता क्रिएट करनी होती है, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर सकें। अगर उनके कन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे,
तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। सो डाइवर्सिटी को कब मैनेज किया जा सकता है? एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बना के। एंड जो हमारी क्या करेगा? एफिशिएंसी एंड इनोवेशन को इम्प्रूव करेगा। एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्यों? जैसे अगर हम अच्छे से डील करेंगे, हमारा कस्टमर बेस इंक्रीज होगा तो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव कर पाएंगे। इनोवेशन को ये प्रमोट करता है, बिकॉज अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर न्यू आइडियाज़ को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को गेन किया जाता है, अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो सजेशंस देते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया है तो इसका मतलब हम इनोवेशन में क्या कर रहे हैं? एनकरेज कर रहे हैं। की फैक्टर्स इन स्ट्रक्चर डिसीजन। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। सो इनके नाम आपको पता होना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 4 मेन फैक्टर होते हैं: एनवायरमेंटल फैक्टर, बिजनेस स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी फैक्टर एंड इंटरनल कंटीजेंसी फैक्टर। तो फर्स्ट हमारा क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, हमारे जो आसपास की सराउंडिंग है उससे रिलेटेड फैक्टर, जिसके अंदर क्या आएगा? डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्री ऑफ डायनामिज्म एंड रिचनेस, यानी कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है एनवायरनमेंट के अंदर। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करना है या बहुत से टास्क परफॉर्म करने हैं? अगर एक टास्क परफॉर्म करना है तो स्ट्रक्चर अलग तरीके का होगा, बहुत से टास्क परफॉर्म करने हैं तो अलग तरीके का होगा। तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके बेस पे हम अपने स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। सेकेंड इज डिग्री ऑफ डायनेमिज्म, यानी कि एनवायरनमेंट कितनी जल्दी चेंज होती है। क्या एनवायरनमेंट स्टेबल है या फिर चेंजिंग है? यानी कि जो हमारा मार्केट है उसकी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल प्राइजेज हैं, सप्लाई के रेट्स हैं, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, या सेम बने हुए हैं, सेम रह रहे हैं। तो अगर सेम रह रहे हैं तो स्ट्रक्चर अलग तरीके का होगा, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं तो स्ट्रक्चर अलग तरीके का होगा। तो ये भी हमें कंसिडर करना होता है। एंड देन रिचनेस, यानी कि एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अवेलेबल हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं और उसी के बेस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। हमें कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए जो स्ट्रक्चर तो बेस्ट है बट उसे फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं तो हम स्ट्रक्चर को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सो हमारी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है? हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। तो फर्स्ट क्या था? एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिज्म एंड रिचनेस। सेकंड है बिजनेस स्ट्रेटजी। हम अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी भी देखते हैं कि हमारा बिजनेस किस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा है, उसके बेस पे हमें अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना होता है। अब स्ट्रेटजी हमारी कैसी हो सकती है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो सकती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर फोकस्ड स्ट्रेटजी हो सकती है। डिफरेंशिएशन यानी कि आपका जो बिजनेस है वो फोकस कर रहा है कि वो उसको डिफरेंट क्रिएट कर सके। अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप नूडल्स आप सेल करते हो, तो जो आपकी नूडल्स हैं आपके कंपटीटर्स के नूडल्स से बेस्ट लगे, डिफरेंशिएट करें कि हम एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करें, हमारी नूडल्स, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। अगर आप इस पे फोकस करते हो तो वो आपकी है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। अगर आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी होगी तो आप किस चीज़ पे फोकस करोगे कि हमारी जो मतलब कंसिस्टेंसी, नूडल्स की टेस्ट सेम हो सकता है बट हम कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम जब कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि हम कम कॉस्ट पे आपको सेम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होती है? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। एंड फोकस्ड स्ट्रेटजी क्या होती है? आप प्राइस इनको ना देख के आप ये देखते हो कि आपके कस्टमर कैसे हैं। हर जगह के, हर रीजन के, फॉर एग्जांपल नॉर्थ में जो लोग रहते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, साउथ वालों का अलग होता है। सो उस फोकस करेंगे कि हमारे कस्टमर को कैसी चाहिए, हम उनकी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी होती है फोकस्ड स्ट्रेटजी। तो हमारी स्ट्रेटजी कैसी है उसके बेस पे भी हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। देन टेक्नोलॉजी, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, कितनी हमें अवेलेबल हो सकती है, हम कितनी अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितने फ़ंड अवेलेबल हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ को उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता है, नहीं आता, किस टेक्नोलॉजी पे हम वर्क करेंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड लास्ट इज़ इंटरनल कंटीजेंसी फैक्टर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव करने के लिए तो हम सारे टास्क
टास्क परफॉर्म करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होगा। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर साइज़ बड़ा है तो स्ट्रक्चर अलग होगा, साइज़ छोटा है तो स्ट्रक्चर अलग होगा। एंड हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के पास एजुकेशन कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, उनको एक्सपीरियंस कितना है और उनकी एज क्या है, इसके बेस पे हम देखते हैं कि अपने स्ट्रक्चर को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सो अभी तक हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग और कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्लियर होने चाहिए कि टाइप्स हैं क्या। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो टाइप डिफाइन क्या कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है। सो सबसे पहले है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैसे डिवाइड करते हो, उसके फंक्शंस के बेस पे। एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो या फिर फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल डिज़ाइन। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिज़ाइन, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट है और ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसके अंदर हम अपने फंक्शंस के बेस पे क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इसमें शो भी हो रहा है कि ये हमारा CEO है और इसके अंदर क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि ये डिपार्टमेंट अलग से वर्क कर रहा है, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, एंड ये पांचों अलग से कर रहे हैं, बट रिपोर्ट CEO को कर रहे हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है, फंक्शनल डिज़ाइन। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शंस फॉलो होंगे, उन्हीं के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देना इज़ फंक्शनल डिज़ाइन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये ओल्डेस्ट है एंड मोस्ट कॉमन है, यानी कि सबसे पुराना है और ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। एनकरेज करता है स्पेशलाइजेशन को। स्पेशलाइजेशन को कैसे एनकरेज करता है, क्योंकि मार्केटिंग फंक्शन अलग से हो गया, फाइनेंस अलग से, प्रोडक्शन अलग से, तो सब अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, कुछ मिक्स नहीं होगा, कुछ मैसी नहीं होगा। सो ये क्या कर पाएंगे, अपनी स्पेशलाइजेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर को परमिट करता है, बिकॉज जिस लेबर की जहाँ ज़रूरत है वहाँ उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। ईजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसके बेस पे डिवाइड कर दो। और लैक ऑफ डुप्लीकेसी है, बिकॉज हर फंक्शन का काम अलग होता है, मार्केटिंग का काम अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, तो यहाँ डुप्लीकेसी नहीं होगी, सब एक दूसरे का अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनके बिग मिक्स नहीं है, इसीलिए डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम सिर्फ फंक्शंस तक ही रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 ही फंक्शंस को करती है, HR, फाइनेंस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, तो वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रह जाते हैं, उसके बाहर नहीं देखते, फंक्शंस के काम में ही क्या रह जाते हैं, नैरो स्कोप में रह जाते हैं। इंटीग्रेशन बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज अलग अलग फंक्शन है, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो डुप्लीकेसी तो नहीं होगी, बट उनके बीच में इंटीग्रिटी लाना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर जो मार्केटिंग के लोग हैं ना, वो प्रोडक्शन वाले से इतने नहीं मिलेंगे, तो उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होगी, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो इंटीग्रेट करना, इकट्ठा लेके आना उन्हें डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज ओवरऑल तो एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम कर रहे हैं, बेशक वो अकेले काम कर रहे हैं, बट कर तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहे हैं, तो लास्ट में तो उन्हें एज अ होल रिजल्ट हमें देखना है, तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। और उनके बीच में कई बार कंपटीशन भी आ जाता है कि हमें प्रोडक्शन से बेटर करना है, मार्केटिंग कहता है कि नहीं हमें फाइनेंस से और ज़्यादा बेटर करना है। सो उनके बीच में अगर कंपटीशन हो जाएगा तो बाहर के कंपटीशन को वो कैसे फाइट करेंगे। सो फर्स्ट था फंक्शनल डिज़ाइन, सेकंड इज़ प्लेस डिज़ाइन। आपको बस नाम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। नेम तो है इतना सजेस्टिव है कि ये वन ऑफ द ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको नेम ही सजेस्ट करें, जैसे फंक्शनल डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सिमिलरली प्लेस डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बट आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पे वर्क करते हो, हर जगह पे लोगों को सर्व करते हो, तो एक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रखिए जहाँ पे हर जगह के लिए बनते हो। नॉर्थ के लिए भी वहीं पे बन रहा है प्रोडक्ट, साउथ के लिए भी वहीं पे बन रहा है, हर जगह के लिए एक ही प्लेस पे अगर बन रहा है, तो वो हमारी क्या होगी, सेम ऑर्गेनाइजेशन मिक्स हो जाएगी, हम कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आपका टेस्ट अलग होगा इन कंपैरिजन टू जो लोग साउथ में रहते हैं। अगर हम एक ही जगह पे बनाएंगे तो हम उस टेस्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। और जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने नॉर्थ में अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लें, साउथ में अलग से, वेस्ट में अलग से और ईस्ट में अलग से, सो दैट वहाँ के जो लोग हैं, रीजनल पीपल हैं, उनके टेस्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकें और उसके बेस पे उन्हें डिलीवर कर सकें। डिलीवरी भी फास्ट होगी, एक तो
एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चारों जगह डिलीवर कर रही है, एक चारों जगह पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें डिलीवर करेंगी, तो वो ज़्यादा बेटर होंगी क्योंकि टाइमली डिलीवर करेगी और उनकी नीड के अकॉर्डिंग डिलीवर करेगी। जैसे इसके अंदर शो भी कर रखा है कि सबसे पहले CEO एंड देन आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, ये यूरोप अमेरिका इन्होंने ले रखा है, आप यहाँ पे लो कि ये नॉर्थ इंडिया एंड यहाँ पे साउथ इंडिया। इसके बेस पे नॉर्थ में भी आपने एक हरियाणा में, एक पंजाब में, एक राजस्थान में, ऐसे आपने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है कि आपको कहाँ पे क्या रखना है। साउथ में आपने तमिलनाडु में, कर्नाटका में, सो ये आपने क्या किए, डिवाइड कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस कि किस प्लेस पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी। सो जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्लेस के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, उसे हम बोलते हैं प्लेस डिज़ाइन। अब उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए यूजफुल होता है। मल्टीनेशनल यानी कि जो एक से ज़्यादा नेशंस में काम कर रही हैं, 2, 3, 4 नेशन में उनके काम है, इंडिया में भी सर्व कर रही हैं, चाइना में भी कर रही हैं, जापान में भी कर रही हैं, अमेरिका में भी कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रही हैं, तो 5-6 जगह पे वो कर रही हैं। तो अब वो क्या करेंगी, अगर सिर्फ इंडिया को कर रही होती और इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन होती तो ठीक है, बट अगर वो ऐसे रखें कि सर्व तो वो 5-6 कंट्री में कर रही हैं बट प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में बना रही हैं, तो कितना डिफिकल्ट आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, इन्वेंट्री पेरिशेबल है तो वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट है कि अपने स्ट्रक्चर को वो प्लेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के अंदर दूसरी, चाइना के अंदर अगली, जापान के अंदर अगली। सो उसके बेस पे क्या हो जाएगा, वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे और कस्टमर के फोकस पे कर पाएंगे कि कस्टमर की क्या नीड है, उनकी क्या वांट है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रोवाइड कर पाओगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, डुप्लीकेसी होगी। अब डुप्लीकेसी कैसी होगी ये समझ लेना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डुप्लीकेसी समझना, बिकॉज हमने फंक्शंस में देखा था कि अगर हम फंक्शनल डिज़ाइन बनाते हैं तो डुप्लीकेसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 4 या 5 फंक्शंस में बांट दिया। बट अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके अंदर भी वो चारों फंक्शन होंगे, यूके में भी चारों फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल HR, फाइनेंस, मार्केटिंग और जो हमारा प्रोडक्शन है, इधर भी वो चारों फंक्शन होंगे, इधर भी वो चारों फंक्शन होंगे, हर जगह वो फंक्शंस रिपीट होते रहेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ फंक्शंस रिपीट होंगे। तो इतने फंक्शंस होंगे तो उसके साथ साथ डुप्लीकेसी होगी कि HR का काम ही कितनी जगह पे हो रहा है, तो कई बार वो जो वर्क है वो डुप्लीकेट होगा, यानी कि आप अपने टाइम और कॉस्ट को वेस्ट कर रहे हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग डिवीज़न, कि जैसे जो नॉर्थ में है, साउथ में है, उनके बीच में इतनी कम्युनिकेशन नहीं होगी तो उनके रिलेशंस इतने अच्छे बिल्ड नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके बजाय वो अपने सिंगल गोल पे ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है, जो अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है। द प्रोडक्ट डिज़ाइन असाइंड वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप टू सेपरेट ऑपरेटिंग डिविजन्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है वही ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन को अडॉप्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि हम किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं आता, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कैडबरी है, वो सिर्फ चॉकलेट नहीं बनाती, उसकी टॉफ़ीज़ आती हैं, बिस्किट्स आते हैं। तो इनसे क्या होता है, यानी कि उनकी बहुत सी लाइन है, प्रोडक्ट लाइन है, बहुत से प्रोडक्ट वो बनाते हैं। सो जितने वो प्रोडक्ट बना रहे हैं हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट डिवीज़न होगा। सो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सी उसका प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C, जहाँ पे प्रोडक्ट A बनेगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन अलग होगी, उसका सेटअप अलग होगा, B का सेटअप अलग और C का सेटअप अलग। तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कितने प्रोडक्ट बनाती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे जब आप स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट A है और B है और C है। अब A को आप कहाँ कहाँ सर्व करते हो उसको आप डिवाइड कर दोगे अपने नेशंस के बाद, और उस नेशंस के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, फंक्शंस। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट A ले लिया, मैगी। अब मैगी है, वो मैगी सिर्फ एक जगह नहीं आती, इंडिया में नहीं आती, वो बाकी नेशंस में भी जाती है। मान लो इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो उन बाद में वो क्या आ जाएंगे, पहले तो प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड किया, देन हमने नेशन के बेस पे कर लिया। अब नेशंस के अंदर भी तो वो चारों फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, HR का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, सेल्स के, ये सब परफॉर्म किए जाने हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स भी हो गया एज वेल एज डुप्लीकेसी भी होगी। बट प्रोडक्ट डिज़ाइन होता क्या है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने डिवाइड कर देते हो, जितने प्रोडक्ट आप बना रहे हो सारे अलग अलग जगह पर बन रहे हैं, सब अलग अलग रेगुलेट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि लार्ज नंबर, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत से प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए यूज़फुल है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर
आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर 10 के 10 प्रोडक्ट एक ही जगह बना रहे हो, सारे एक ही जगह मैनेज हो रहे हैं, तो कितनी डिफिकल्टी होगी, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होंगी और मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बट अगर आप सबको अलग अलग ऑपरेट कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो जहाँ लार्ज नंबर और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ ये यूज़फुल है और स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है, बिकॉज आप हर प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हो, सो दैट आप उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको बेटर कर सकते हो। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपस में ही कंपटीशन हो जाता है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी में कंपटीशन चलेगा। ऐसा नहीं कि आप कंपटीटर्स के साथ कर रहे हो, वो सोचेंगे कि हमें अपने बाकी प्रोडक्ट से बेटर करना है, तो प्रोडक्ट बी का प्रोडक्ट ए के साथ कंपटीशन चल रहा है, सी के साथ कंपटीशन चल रहा है, तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कंपटीशन होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बिकॉज मैनेज करना डिफिकल्ट है। पहले प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड कर रखा है, देन उसके अंदर उसके नेशंस भी हैं, फंक्शंस भी हैं, तो उसके बेस पे डिवीज़न है, तो डुप्लीकेसी होगी और कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स डिज़ाइन। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इज मैट्रिक्स डिज़ाइन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसके अंदर मैट्रिक्स बनी होगी। अब मैट्रिक्स कैसे हो जाती है हमारी, जैसे ये है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल भी लाइन होगी और वर्टिकल भी लाइन होगी। ऐसा जो डिज़ाइन होता है वो हमारा होता है मैट्रिक्स डिज़ाइन, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है बट सबसे इफेक्टिव भी होता है, ज़्यादा अच्छे रेगुलेशन करने में हेल्प करता है, बिकॉज इसमें हमारे क्या होंगे, दो बॉस होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये डिज़ाइन बनाया मैट्रिक्स, और इसमें एक ये बॉस है जो इधर भी रेगुलेट करेगा एंड इधर जो कर रहे हैं वो भी रेगुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे सारे बॉस हैं, वेट अ सेकंड, ये हमने अपना डिज़ाइन किया, ये बॉस 1 2 3 4, देन ये बॉस 1 2 3 4 5। सो हमारे ऐसे भी बॉस होंगे और ऐसे भी बॉस होंगे। सो यहाँ जो एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, ये जो एम्प्लॉयज़ वर्क करेगा, इसे यहाँ भी रिपोर्टिंग करनी होगी और यहाँ भी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो इसका मतलब आपका एक की बजाय क्या होंगे, एक से ज़्यादा बॉस होंगे। ज़्यादा बॉस होंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी, बिकॉज अगर आपको एक पर्सन गाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने एक टीचर है और आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको 2 टीचर देख रहे हैं, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है और आप चीटिंग के नहीं करते, या फिर आप सोचते हो कि मैं अपने पेपर को ही पूरा करने पर फोकस करूँ। तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैट्रिक्स डिज़ाइन में जब आपको 2 बॉस को रिपोर्ट करना होता है तो आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और आप अपने वर्क को ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। देयर आर मैट्रिक्स मैनेजर हु शेयर द सबऑर्डिनेट। अब ये 3 तरीके से अपने आप को बाकी डिज़ाइन से सेपरेट करता है। तो पहला क्या है कि इसमें एक मैट्रिक्स मैनेजर होता है जो शेयर करते हैं सबऑर्डिनेट को, बिकॉज अभी हमने देखा अपने एग्जाम्पल में कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे वो शेयर किए जा रहे थे। शेयर इन द सेंस कि ये हमारे अगर एम्प्लॉयज़ हैं, ये हमने क्या किए थे, बॉस 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो एम्प्लॉय है ये क्या कर रहा है, शेयर किया जा रहा है, इसका बॉस ये भी है और ये भी है, तो दोनों को 2 बॉस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बॉस हैं आपस में अपने सबऑर्डिनेट्स को शेयर कर रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि एक एम्प्लॉयज़ को 2 बॉस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक बॉस को रिपोर्ट नहीं करना है, उसे 2 बॉस को रिपोर्ट करना है। वो बॉस आपस में सबऑर्डिनेट्स को शेयर कर रहे हैं और इन सब के ऊपर एक टॉप मैनेजर होगा जो इन सब की रिपोर्टिंग देखेगा। सो टॉप मैनेजर हु इज़ एक्सपेक्टेड टू हेड द ड्यूअल स्ट्रक्चर, जो इस कंप्लीट ड्यूअल स्ट्रक्चर को हेड करेगा, उसका एक टॉप मैनेजर भी होता है। सो जो हमारी अथॉरिटी होती है वो कैसे वर्टिकली फ्लो करती है और कमांड कैसे फ्लो करती है, हॉरिजॉन्टली। अब ये जो ऐसी जो वर्किंग होगी वो हमारी क्या होगी, ऐसे जो फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लो इन जो फोर्थ वाला ये जो बॉस है, ये जो इन्हें प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, कमांड। ये इन्हें कमांड देगा और ये क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे। अथॉरिटी यानी कि सबसे ज़्यादा पावर यहाँ होगी, उसके बाद पावर नीचे, उसके बाद और नीचे और नीचे, और यहाँ क्या होंगी, कमांड दी जाएंगी कि वो वर्क कैसे परफॉर्म करना है। सो मैट्रिक्स डिज़ाइन में आपको सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि इसके अंदर एक मैट्रिक्स बनी होती है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स डिज़ाइन के अंदर 2 बॉस होते हैं, 2 बॉस को आपको रिपोर्ट करना होता है। एक हॉरिजॉन्टल बॉस होता है और एक हॉरिजॉन्टल आपका बॉस होगा और एक वर्टिकल आपका बॉस होगा। आपको दोनों को रिपोर्ट करना होगा। जो सबऑर्डिनेट है वो शेयर किया जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉस के बीच में, और इन सब के ऊपर एक और हेड होता है जो पूरे ड्यूअल स्ट्रक्चर को मैनेज करता है। अगर हमसे फ्लो पूछा जाए तो जो अथॉरिटी है वो वर्टिकली फ्लो करती है, वर्टिकल ये होता है, तो ऐसे जो जा रही है वो हमारी क्या है, अथॉरिटी है, और ऐसे जो फ्लो करेगी वो हमारी क्या है, कमांड है। सो हॉरिजॉन्टली हमारी कमांड फ्लो करती है और वर्टिकली हमारी अथॉरिटी
अथॉरिटी फ्लो करती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे इफेक्टिव है क्योंकि इसमें हमारे दो हमारे बॉसेस होंगे तो हम ज़्यादा इफेक्टिव वे में वर्क करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अगर हम उनसे निकलवा रहे हैं इसका मतलब हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। ड्यूअल फोकस प्रमोट कंसर्न फॉर बोथ कॉस्ट एंड क्वालिटी, क्योंकि अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट और क्वालिटी दोनों को रिड्यूस कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। सो अगर हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हम कॉस्ट और क्वालिटी को अच्छे से कंसर्न करते हैं और उसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट को और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मोटिवेट एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करता है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो हमारे दोनों बॉस के अंदर ऊपर हमारा इंप्रेशन पड़ेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपके ड्यूअल बॉसेस होते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, इसीलिए आपका मोटिवेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंडिंग में सबसे डिफिकल्ट है, इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता और कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको दो बॉस को रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उनके अगर पर्सनल परसेप्शन डिफरेंट हैं तो उसके बेस पे आपके बीच में भी कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है बिकॉज दो बॉस हैं तो आपको किसे कब रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, कौन आपको अथॉरिटी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, इसके बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है एंड टाइम को भी ये कंज्यूम करते हैं। सो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार मैं स्ट्रक्चर फिर से डिफाइन करती हूँ कि जैसे ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। सो यहाँ एक बॉस है 1 2 3 4 5, ऐसे जो फ्लो करेगी वो हमारी क्या होगी? अथॉरिटी। देन हमारे ये तो थे वर्टिकल, अब हमारे आते हैं हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6 7। ये जो बॉस हैं यहाँ हमारी क्या फ्लो करेगी? ऐसे क्या फ्लो करेगी? कमांड। सो हमें कमांड कैसे फ्लो करेगी? हॉरिजॉन्टली हमें कमांड होगी एंड ऊपर से हमें क्या मिलती है? अथॉरिटी मिलती है। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ वर्क करेंगे तो इन्हें ऐसे भी रिपोर्ट करना होगा और ऐसे भी रिपोर्ट करना होगा और इन सब के ऊपर एक क्या होता है? हेड, जिसको फुल फाइनल रिपोर्टिंग मिलती है। सो ये हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट एंड टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, यानी कि कॉमन इन द सेंस कि कई बार अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे या फिर निकालोगे तो सिर्फ दो तरीके के आ जाएंगे कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और एक टोल स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हायरार्की नहीं होती या फिर जिसके अंदर स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत लार्ज होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? हालांकि हमें आगे उसे डिस्कस करना है बट अभी मैं आपको मीनिंग के लिए बताती हूँ कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। एक एम्प्लॉय के अंदर या एक एम्प्लॉयर या मैनेजर के अंदर कितने लोग काम करते हैं वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अगर आप एक मैनेजर हो, आपके अंदर आप और आपका फ्रेंड है, आपके अंदर 20 लोग काम करते हैं और आपके फ्रेंड के अंदर 15 लोग काम करते हैं, तो इसका मतलब आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा है आपके फ्रेंड की कंपैरिजन में। स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि कितने वर्कर्स आपके अंडर काम करते हैं। तो अगर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है यानी कि उसके अंदर ज़्यादा हायरार्की नहीं है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं बने हुए, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा? हाई होगा। और अगर बहुत लंबा या फिर टोल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो देखो, एक है, एक के अंदर सिर्फ 3 है, उसके अंदर फिर 2 हैं, फिर 1 है, फिर 2 हैं, तो ये क्या है? इसके अंदर हमारा स्मॉल स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। सो टोल के अंदर क्या होता है कि हम एक के नीचे एक के अंदर 2 हैं, फिर 2 के नीचे और 2 हैं और 2 हैं, वो हमारा क्या होता है? टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने प्रोडक्ट में बना रखा था कि सबसे पहले हमने CEO किया, उसके बाद 1-2 प्रोडक्ट किया, देन उसके अंदर हमने नेशन के बेस पे डिवाइड किया, देन उसके बाद हमने फंक्शन के बेस पे डिवाइड किया, तो वो हमारा क्या था? टोल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्लैट में क्या होता है? सिंपल एक CEO है, उसके बाद सीधा सारे हमारे जो भी मैनेजर्स हैं वो वर्क करते हैं या फिर उन्हीं को, वही वर्कर्स हैं, उनके अंदर कोई वर्क नहीं करता, इन्हीं को रिपोर्ट करना होता है। सो वो हमारा क्या होता है? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्लैट क्या है? सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है और हम ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। बट फ्लैट के डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज इसके अंदर बहुत सी हायरार्की नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस लेवल पे वर्क करते हो तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की कि आप प्रमोट होके यहाँ आओगे, फिर प्रमोट होके यहाँ आओगे, फिर प्रमोट होके यहाँ और फिर यहाँ पहुँचोगे, तो आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मोटिवेट करती रहेंगी। बट अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप प्रमोट होके यहीं आ सकते हो, उसके बाद क्या प्रमोशन होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। बट इसकी एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल है। सिमिलरली टोल स्ट्रक्चर की एडवांटेज तो ये कि बहुत सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कम काम होता है, वर्कलोड कम होता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि
कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और टाइम बहुत कंज्यूम करता है। नाउ जो अब हमारा मेन टॉपिक था वो कवर हो चुका है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर डिस्कस किए जाते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे बहुत से स्मॉल टॉपिक हैं जिनके मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपस में बहुत रिलेट करते हैं, तो आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही रिलेट करते थे। तो सबसे पहले अथॉरिटी मीन द पावर टू टेक डिसीजन एंड डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज और डू एनी वर्क और नॉट। हमने देखा ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही हमें बताता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही बेसिकली रिलेट करते हैं। सो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर, किस पर्सन के पास कितनी पावर होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं तो किसके पास कितनी पावर है, और पावर किस चीज़ की? डिसीजन मेकिंग की। उसके पास कितनी पावर है डिसीजन लेने की, डिसीजन ना लेने की, मुझे ये काम करना है या नहीं करना, मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है या नहीं करना, उसको इस चीज़ की कितनी फ्रीडम दी गई है, उसी को हम बोलते हैं अथॉरिटी। अगर आपके पास ज़्यादा फ्रीडम है इसका मतलब अथॉरिटी ज़्यादा है, अगर आपके पास कम है इसका मतलब आपके पास अथॉरिटी कम है। सो अथॉरिटी क्या होती है? एक पावर आपके डिसीजन लेने की, उसको हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। मीनिंग प्लीज़ क्लियर कर लें, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। आपके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी पावर है डिसीजन को लेने की। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अगर आप चाहें तो आप अथॉरिटी को किसी को दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजर हैं तो आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम करता है आप उसे पावर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहें कि मैं कल नहीं आऊँगा, तो कल जहाँ भी साइन करने हो आप साइन कर देना। तो वो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसी और को दे सकते हो। तो अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट विच चेंज विद पोस्ट। जितनी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में है अथॉरिटी उसके साथ चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जर्नल मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, लेबर है, हर पोस्ट पे अलग अथॉरिटी होती है। बिकॉज अगर सबके पास सेम पावर होती, जो लेबर है और जो सीईओ है, अगर दोनों के पास सेम पावर है तो उनकी पोस्ट का क्या बेनिफिट? कि मैं सीईओ हूँ और लेबर है, उसमें डिफरेंस क्या होगा? तभी तो डिफरेंस है कि उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर, अथॉरिटी ज़्यादा है। तो पोस्ट के साथ अथॉरिटी चेंज होती है और जितनी हायर पोस्ट होती है उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी आपको मिलती है। अथॉरिटी इज़ द की टू अ मैनेजरल जॉब। अगर बिना किसी ऐसी पोस्ट है जिसमें अथॉरिटी नहीं है तो वो पोस्ट एक मैनेजरल पोस्ट नहीं है। देन हमारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपस में रिलेट करते हैं, प्लीज़ इन्हें समझने की कोशिश करना कि अथॉरिटी क्या है? पावर है, आपके पास कितनी पावर है इसको जो डिफाइन करता है वो आपकी अथॉरिटी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। जब आपको कोई अथॉरिटी देता है तो उसके साथ जो आपको मिलती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने आपको बोला कि आप सबके मार्क्स को, आप सबके एग्ज़ाम चेक कर दो, मैं बिज़ी हूँ, आप एक बार क्या चेक कर सकते हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो वो आपको अथॉरिटी मिली कि आप किसी के टेस्ट को चेक कर रहे हो, बट साथ में आपको क्या मिली? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको एक ऑब्लिगेशन होगा। आपको लगेगा कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं फेयर होकर सबके एग्जाम्स को चेक करूँ, बिकॉज मुझे ये अथॉरिटी दी गई है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जो ड्यूटी आपको असाइन की गई है उसे सही से परफॉर्म करने का जो कर्तव्य, जो ऑब्लिगेशन एक पर्सन का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं कर रही हूँ। तो इसका मतलब आप ऐसे फील करते हो कि आप उसे करने के लिए ऑब्लिग्ड हो, ये आपकी ड्यूटी है इसे परफॉर्म करना, वो आपकी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन अ सुपीरियर असाइन अ जॉब टू हिज सबॉर्डिनेट देन इट बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट दैट जॉब। यानी कि अगर कोई सुपीरियर, आपका मैनेजर आपको कोई जॉब देता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप उस जॉब को फुलफिल करें। दिस मीन्स द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम इन टू प्ले ओनली आफ्टर जॉब इज असाइन। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी जब या तो आपको कोई अथॉरिटी या फिर आपको कोई जॉब असाइन की जाएगी, उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोशिएट होकर आएगी कि मुझे जॉब मिली है, मुझे कोई काम मिला है, तो अब मुझे उसे पूरा करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि मुझे ये काम परफॉर्म करना है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप क्या कर सकते हो? डेलीगेट कर सकते हो। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कि जो उस काम का रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। फॉर एग्जांपल, कि मुझे चेक करने के लिए टेस्ट दिए गए थे, मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ लेके आ सकती हूँ कि वो चेक करा दे, मुझे हेल्प करे। बट अगर उन चेकिंग में कोई मिस्टेक हुई, काउंटिंग मिस्टेक हुई, या फिर मैंने सही को गलत कर दिया, गलत को सही कर दिया, तो उसके लिए मेरी फ्रेंड नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि काम किसे दिया गया था, मुझे दिया गया था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की है, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं अपने डेलीगेट कर सकती हूँ, यानी कि मैंने अपने फ्रेंड को भी डेलीगेट कर दी। बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी। तो आपको अब पता चल गया थर्ड स्टेप क्या है, अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या थी, अथॉरिटी, जिसे हम डेलीगेट कर सकते हैं, जो क्या है, पावर है। देन सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, ऑपरेटिंग एंड अल्टीमेट। ऑपरेटिंग को आप डेलीगेट कर सकते हो, बट हमारी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि अकाउंटेबिलिटी, उसे आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप आंसरेबल हो। अगर चेकिंग में कोई मिस्टेक रही है तो उसके लिए मेरी फ्रेंड आंसरेबल नहीं है, क्योंकि मुझे काम दिया गया था और मैंने उसे डेलीगेट किया था। तो वो मुझे, मैं जो हेड होगी, जो मेरे टीचर होंगी, उसे मैं आंसरेबल होंगी, ना कि मेरी फ्रेंड, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी। सो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि इस काम के लिए मैं आंसरेबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उत्तरदायी हूँ, यानी कि अब मुझे आंसर करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, मिस्टेक कैसे हुई, ना कि कोई और। तो अकाउंटेबिलिटी को आप क्या करते हो, कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। व्हेन अ सुपीरियर असाइन जॉब और द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट साइमल्टेनियसली ही गिव अथॉरिटी देम मेक अकाउंटेबल, यानी कि वो साथ साथ अकाउंटेबल भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई काम मिलता है कि काम आपको कंप्लीट करना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलती ही है, वो आपके अंदर खुद आती है कि मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, बट साथ साथ आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती है कि जो आप करोगे उसके लिए आप ही आंसरेबल होगे। सो अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आप उसके लिए आंसरेबल हो। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि बाकी लोगों को भी आप अपनी अथॉरिटी यानी कि पावर जब आप नीचे देने लग जाते हो, डेलीगेशन होती है जब अथॉरिटी की। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या डिस्कस किया, अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। सो अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, बाकी लोगों को दे सकते हैं। सो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में डेलीगेट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को यूज़ किया जाता है और अपनी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सबऑर्डिनेट्स को दी जाती हैं। According to Henry Fayol, everything that goes to increase the importance of subordinate role is decentralization and everything that goes to reduce is centralization. अगर आप डेलीगेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप हेड हो, आपने डेलीगेट किया, तो इसका मतलब आपने कुछ पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे दी। इसका मतलब सबऑर्डिनेट के पास भी अब डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, उसके पास भी कुछ स्टेटस हो गया, उसके पास भी कुछ पावर आ गई। तो अगर सबऑर्डिनेट के रोल को आप इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करते हो तो वो सेंट्रलाइजेशन है, और अगर आप उन्हें कोई डेलीगेट नहीं करते, सारी डिसीजन मेकिंग पावर आप खुद के पास रखते हो और आपके जो सबऑर्डिनेट है वो वही करेंगे जो आप कहोगे, तो इसका मतलब आप उनकी इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फीचर हैं कि आप क्या करते हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हो, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज उनके पास भी पावर आ जाती हैं, और वर्कलोड आपका कम हो जाता है बिकॉज आपने कुछ काम नीचे दे दिया। देन फीचर्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं, सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, जब आप कुछ नहीं देते, सारा डिसीजन मेकिंग आप खुद करते हो। सो ऑलमोस्ट ऑल द अथॉरिटी ऑफ टेक डिसीजन इज रिजर्व्ड टॉप लेवल, यानी कि टॉप लेवल सारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास रखता है उस काम को करने की, डिसीजन मेकिंग की, डेलीगेट नहीं करता, सबऑर्डिनेट को नहीं दिया जाता डिसीजन मेकिंग का रोल। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ यूज्ड टू द मिनिमम, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को कम से कम यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ वर्क एंड द प्लेस वेयर डिसीजन आर टेकन, जहाँ काम किया जाता है वो क्या होता है, लोअर लेवल, और जहाँ डिसीजन मेकिंग की जाती है वो होता है टॉप लेवल। तो उनके बीच में एक गैप बना के रखा जाता है, यानी कि हम आपको डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं देंगे, सारे डिसीजन हम खुद लेंगे, आपको सिर्फ काम पर ध्यान देना है, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। लास्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट वन सुपीरियर, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो नैरो स्पैन हो सकता है या वाइडर स्पैन हो सकता है। जब एक सिंगल सुपीरियर के अंदर बहुत कम सबऑर्डिनेट, बहुत नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट काम करते हैं, बहुत कम, 5-10, तो वो हमारा क्या होता है, नैरो, और वो कब होता है, जब हमारी टोल स्ट्रक्चर होता है। बट वाइडर स्पैन क्या होता है, जब एक के अंदर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वो होता है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. And अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें. Thank you. Keep supporting.